हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको मालूम है, मेरा नाम धनंजय ढोंडियाल है और मैं यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को रन करता हूं। यहाँ पे मैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, जापानीज और चाइनीज लैंग्वेजेस सिखाता हूं। और ये जो वीडियो है ये मेरा उन भाई बहनों के लिए है जो अंग्रेजी के सताए हुए हैं, जिनको अंग्रेजी रोजाना सताती है और उनको कोई रास्ता नहीं सूझता कि इस से कैसे वो बाहर निकले। लेकिन मेरा वादा है, अगर आप मेरे इंग्लिश के वीडियोस को, इसको सीरीज को अगर आप शुरू से देखेंगे तो अब आपकी बारी है अंग्रेजी को सताने की। और ये संभव है कैसे? अगर आप वो सारी बातें जान लें जो नहीं जानने के कारण से आपकी ये हालत हुई है, वो अगर आप बात जान लें तो फिर आप इस अवस्था से ऊपर आ सकते हैं। तो इसी सीरीज में मैंने आपको अभी तक पढ़ा दिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और पिछले वाले उसमें हमने स्टार्ट किया, पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट हमने स्टार्ट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अभी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। तो फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस ओनली अभी हम केवल रूल्स बता रहे हैं जो लागू होंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य या धनात्मक वाक्य बोल सकते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्या रूल्स है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। ऑक्सिलरी वर्ब क्या चीज है पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। मेन वर्ब V1 क्या है मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगी और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब सिंगल, जैसे ही, शी, इट, राम, सीता एक्सेट्रा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है? आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। लेकिन आप बोलेंगे सर आई तो प्लूरल सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? आई माने क्या होता है? मैं। देखिए हर भाषा में क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। और अपवाद किस स्थिति को बोलते हैं? अपवाद उस स्थिति को बोलते हैं जिस स्थिति को समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्थिति स्वीकार्य है। बस उसी स्थिति या उसी अवस्था को हम अपवाद कहते हैं। और भाषा में, हर भाषा में, चाहे आपकी भाषा हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, अपवाद हर भाषा में विद्यमान है और हमें उन अपवादों के साथ ही आगे चलना पड़ता है। तो आई जिसका माने मैं होता है और मैं तो सिंगल हूं, तो कायदा तो यही बनता है कि आई शुड बी सिंगुलर सब्जेक्ट, बट आई इज नॉट इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट। आई सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इट इज इक्वल टू प्लूरल सब्जेक्ट। ये बहुवचन करता है और बड़ी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। लेकिन इसमें भी एक खास बात यह है, I is a plural subject but only in the present tense। ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही प्लूरल सब्जेक्ट है। ये पास्ट और फ्यूचर टेंस में फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है। ऐसा क्यों? जैसे हमने बताया, हर क्यों कैसे का जवाब भाषा में नहीं होता है, हमें उनको वैसे ही आत्मसात करना पड़ता है। तो आप आई के साथ वही रूल लगाएंगे जो अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, इसलिए हमने आई को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में रख दिया है। ये बात आपको याद रखनी है। एनीवे, तो इस सारी बात से हमें एक कंक्लूजन मिला, एक निष्कर्ष मिला, और निष्कर्ष ये मिला, नो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इज यूज्ड विद द एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विद द एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव है, तो फिर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रही है। देख लीजिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रही है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो आपने एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करी है और अभी पीछे वीडियोस में आपने पढ़ा है सेंटेंसेस तो नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं, इंपेरेटिव भी होते हैं, बहुत सारे और सेंटेंस होते हैं। आप एफर्मेटिव की बात तो कर रहे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इनकी तो बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, आपकी बात को मैं मानते हुए आगे बढ़ाता हूं, बट विद द नेगेटिव एंड और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
अगर नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है या इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है तो ऑक्सिलरी वर्ब कैन बी यूज्ड, ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकती है। और कैसे हो सकती है? एज फॉलोज, निम्नलिखित रूप से इस्तेमाल हो सकती है। तो क्या? विद सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर डज, और अगर प्लूरल हुआ तो डू, ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या? पीछे वीडियोस में देख सकते हैं आप। और मेन वर्ब, अब सभी के साथ आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो जो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप एस और ईएस जोड़ रहे थे, वो एस और ईएस यहां नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आपने डू के अंत में ईएस यही जोड़ दिया है, तभी तो ये डज बन गया। आपको यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद इसको ईएस को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव और इंटरव्यू सेंटेंस के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है। डू डज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू होता है, सिंगुलर के साथ डज होता है, और फिर तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके अंत में कोई एस और ईएस नहीं आता क्योंकि ईएस यहां जोड़ दिया आपने। लेकिन एक विशेष नोट मैं आपको बता रहा हूं, और वो ये कि ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज कैन आल्सो बी यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज कैन आल्सो बी यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ और ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब? When we emphasize something, जब हम किसी बात को emphasize करते हैं, जब हम किसी बात का विशेष महत्व उसको जोर दे करके कहते हैं। अब ये सब कैसे होगा, ये तो हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल अभी आज के वीडियो में हम आपको केवल इसके रूल्स बताए हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इस रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में, और तब आपको सही मायने में इस रूल को समझ में आएगा और आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न किया था और उसका जवाब एक बिटिया ने दिया है। उसका नाम है मैं नाम भूल गया हूं, पंत है, और उसने इसका सही उत्तर दिया है। और उसका जो प्रश्न था वो था सूरज पूरब से उगता है, और इसमें व्याकरणीय जो है त्रुटि है, और उसने बिल्कुल सही इसका उत्तर दिया है, सूरज पूरब में उगता है। क्यों? क्योंकि से कब आता है? से संबंध विच्छेद के लिए आता है, और सूरज पूरब से उगता है। आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि सूर्य एक ही जगह में विद्यमान है। पृथ्वी के अपनी धुरी के चारों ओर घूमने के कारण से रात और दिन होते हैं, सूर्य नहीं घूमता है। तो सूर्य कहीं से आ नहीं रहा है, सूर्य एक जगह में है, पृथ्वी एक जगह से घूम रही यूं करके। तो ये सपोज ये पूरब है, तो जैसी जो है ये घूमा तो यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से जो है ये वाला पोर्शन जो है इस पे सनरेज पड़ गई, तो हम बोलते सूरज पूरब में उगता है। ये बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है। सूरज पूरब से उगता है, ये ग्रामेटिकली व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है। से कब आता है? जब संबंध विच्छेद होता है। जैसे हम कहें मैं अपने घर से आता हूं, पेड़ से पत्ता गिरता है, संबंध विच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पर से आ रहा है। और सूरज पूरब से उगता है में कोई संबंध विच्छेद नहीं हो रहा कि सूर्य पहले पूरब में चिपका हुआ तो फिर यहाँ से आ गए इधर, ये हमें महसूस होता है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने आंसर दिया, आई एम वेरी मच हैप्पी। इसके अगले वाले वीडियो में मैं इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस दूंगा, और फिर देखूंगा कि आप उसका जवाब दे पाते या नहीं दे पाते हैं। तब तक के लिए आप इसको मनन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।